सोचने वाली बात है कि अगर एक 100 अरब डॉलर का एक विशाल साम्राज्य खड़ा करना हो तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? हाँ, मतलब कोई भी यही सोचेगा कि इसके पीछे दुनिया के सबसे बेहतरीन एमबीएस दिमाग होंगे या कोई अचूक मास्टर प्लान होगा। बिल्कुल। और शुरुआत करने के लिए कम से कम कुछ करोड़ डॉलर्स की भारी भरकम फंडिंग तो होगी ही। वो तो सबसे जरूरी लगता है। लेकिन क्या हो अगर ये सारी धारणाएं पूरी तरह से गलत साबित हो जाएं? मतलब क्या हो अगर दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक का पूरा ब्लूप्रिंट सिर्फ $50 के उधार और एक ऐसे आइडिया पर टिका हो जिसे उस वक्त का कोई भी समझदार इंसान महज एक बेवकूफ़ी या पागलपन कहता। सही कहा। और इसीलिए आज की इस गहरी चर्चा में हम जिस स्रोत में गोता लगाने वाले हैं ना, वो बहुत ही खास है। हाँ, आज हम मशहूर स्पोर्ट्स ब्रांड नाइकी के संस्थापक फिल नाइट की ऑटोबायोग्राफी शू डॉग पर बात करने वाले हैं। और हमारा मिशन सिर्फ जूतों की बात करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि कैसे बिना किसी अनुभव और बिना पैसों के शुरू हुआ एक छोटा सा सफर आज हर एथलीट का सबसे बड़ा सपना बन गया है। एग्जैक्टली ये कहानी किसी चमचमाते कॉरपोरेट बोर्डरूम में नहीं लिखी गई है यार। ये कहानी बैंक के कर्जों, सप्लायर्स के धोखे, हाँ, सप्लायर्स के धोखे, आंसुओं और एड्रेनलिन से बनी है। और शू डॉग का सबसे ताकतवर पहलू यही है कि ये सफलता का कोई बना बनाया फॉर्मूला नहीं बेचती है। ये असल में इस बात का एक कच्चा और सच्चा दस्तावेज है कि जब जेब पूरी तरह खाली होना और दुनिया खिलाफ खड़ी हो, तब केवल एक चीज काम आती है। और वो क्या है? अपने उस पागलपन भरे विचार पर अंधा विश्वास। हाँ। ये कहानी सिखाती है कि संसाधनों की कमी कोई बहाना नहीं है। दरअसल जब कोई विकल्प नहीं होता ना, तब जो जिद पैदा होती है वही सबसे बड़ा संसाधन बन जाता है। बहुत सही बात कही आपने। तो कहानी शुरू होती है 1962 में और शुरुआत होती है उसी पागलपन भरे विचार से। हाँ, वो क्रेजी आइडिया। फिल नाइट के दिमाग में एक आइडिया आया था। हम्म उन्होंने बाजार में हो रहा एक बहुत बड़े बदलाव को देखा था। उस समय दुनिया भर में जर्मन कैमरों का ना एक छत्र राज हुआ करता था, जैसे लाइका और जाइस। जर्मन इंजीनियरिंग का तो वैसे भी बहुत नाम था। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जापानी कैमरों ने अपनी बेहतर तकनीक और कम कीमत के दम पर बाजार में घुसपैठ कर ली और देखते ही देखते जर्मन ब्रांड्स को किनारे कर दिया। और यहीं फिल नाइट ने इस पैटर्न को पकड़ लिया। हाँ, उन्होंने सोचा कि अगर कैमरे के बाजार में ऐसा हो सकता है तो जूतों के बाजार में क्यों नहीं। क्योंकि उस वक्त रनिंग शूज के बाजार में जर्मन दिग्गजों एडिडास और प्यूमा का दबदबा था। तो उनका विचार था कि जापानी रनिंग शूज को अमेरिका लाकर इन जर्मन दिग्गजों को चुनौती दी जाए। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। फिल के पास न तो जूतों के व्यापार का कोई अनुभव था और न ही कोई पूंजी। मतलब ये कुछ ऐसा ही है जैसे आज कोई इंसान अपने गैरेज में बैठ के पुराने पुर्जे जोड़े और सोचे कि वो एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम बनाकर सीधे एप्पल को खत्म कर देगा। अरे बाप रे। है ना? बिना पैसे और बिना अनुभव के सिर्फ एक दूसरे उद्योग यानी कैमरा इंडस्ट्री के पैटर्न को देखकर एक नया बिजनेस शुरू कर देना। क्या ये वाकई कोई विजन था या फिर इसे सिर्फ एक युवा का अंधापन कहना ज्यादा सही होगा? मैं तो यही सोच रहा था। दूरदर्शिता और अंधेपन के बीच की लकीर अक्सर बहुत बारीक होती है, लेकिन व्यापार की दुनिया में इसे क्रॉस इंडस्ट्री पैटर्न रिकॉग्निशन कहा जाता है। क्रॉस इंडस्ट्री पैटर्न रिकॉग्निशन। हाँ, और असली इनोवेशन यहीं से जन्म लेता है। जब कोई इंसान एक इंडस्ट्री में चल रहे बदलाव को किसी बिल्कुल अलग इंडस्ट्री पर लागू करने की क्षमता रखता है, तो वो महज नासमझी नहीं होती। अच्छा, इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में ना हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन का आविष्कार खुद नहीं किया था। अच्छा। तो कहाँ से आया था वो आइडिया? उन्होंने ये तरीका मीट पैकिंग प्लांट में देखा था। अरे वाह। हाँ, और उसे कारों के निर्माण पर लागू कर दिया। फिल नाइट ने भी बिल्कुल यही किया। कैमरा इंडस्ट्री के शिफ्ट को जूतों पर लागू करना एक बहुत बड़ा रिस्क जरूर था, लेकिन ये उनका कन्विक्शन था। कन्विक्शन बहुत जरूरी है। बिल्कुल। जब किसी को अपने विचार पर इतना गहरा विश्वास हो, तो वो इस बात का इंतजार नहीं करती या करता कि उसके पास 10 साल का अनुभव आ जाए या लाखों डॉलर का फंड मिल जाए। वो बस शुरुआत कर देता है। लेकिन यार, विचार से हकीकत तक का सफर इतना आसान नहीं होता। जब वो पागलपन भरा विचार असल दुनिया में उतरा तो उसका सामना भयानक व्यावसायिक चुनौतियों से हुआ। वो तो होना ही था। हाँ,
उन्हारी के पैसों से जापानी जूते मंगा लिए गए और कंपनी शुरू हुई जिसका शुरुआती नाम ब्लू रिबन स्पोर्ट्स था। जो स्रोत हैं वो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये कंपनी सालों तक भारी कर्ज में डूबी रही। लिटरली कर्ज में डूबी हुई। एक तरफ बैंकों ने साथ छोड़ दिया तो दूसरी तरफ जिन जापानी सप्लायर्स पर वो निर्भर थे वो ही धोखा देने लगे। कई कानूनी लड़ाइयां भी गले पड़ गईं। इन सब के बीच फिल नाइट का सिर्फ एक ही मंत्र था, बस चलते रहो, कीप गोइंग। कीप गोइंग। हाँ, अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल उठता है। आज के दौर में जब किसी बिजनेस को बचाना होता है तो हमें सिखाया जाता है कि एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी चाहिए, छटनी करनी चाहिए या कोई बड़ा बैकअप प्लान होना चाहिए। सही बात है। लेकिन यहाँ फिल पूरी तरह से कर्ज में डूबे थे। उस वक्त फिल अपनी इस जूतों की कंपनी का खर्च उठाने के लिए एक अकाउंटेंट की नौकरी भी कर रहे थे। तो क्या सिर्फ चलते रहने या डटे रहने की जिद से कोई दिवालिया होने से बच सकता है? देखिए, बस चलते रहो कोई मोटिवेशनल स्पीकर का दिया हुआ कोट नहीं था उनके लिए। तो क्या था? ये उनके लिए सर्वाइवल की अंतिम रणनीति थी। इसे फाइनेंस की भाषा में द फ्लोट पर जीना कहते हैं। द फ्लोट मतलब एक जगह से पैसा उठाया और एग्जैक्टली। जब कंपनी के पास पैसा नहीं था तो वो एक जगह से उधार लेकर दूसरी जगह चुका रहे थे और दूसरी जगह से लेकर तीसरी जगह। बैंक का पैसा चुकाने के लिए सप्लायर से मोहलत मांगना और सप्लायर को पैसा देने के लिए बैंक से नया लोन लेना। बाप रे, ये तो एक बहुत ही खतरनाक खेल था। हाँ, जहां हर दिन सब कुछ खत्म होने का डर बना रहता था। व्यापार में हमेशा ये माना जाता है कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वही जीतेगा। लेकिन असल सच्चाई ये है कि जीत उसकी होती है जो मैदान छोड़कर नहीं भागता। जो टिका रहता है। बिल्कुल। जब कोई इंसान लगातार झटके खाने के बाद भी हार नहीं मानता तो वो असल में समस्याओं को खुद से थक जाने का मौका दे रहा होता है। समस्याओं को खुद से थक जाने का मौका देना, ये नजरिया वाकई कमाल का है। अगर कोई दिवालिया होने के कगार पर है तो रुक जाने का मतलब है निश्चित मौत, लेकिन चलते रहने का मतलब है कि शायद कल सुबह कोई नया रास्ता मिल जाए, कोई नया सप्लायर मिल जाए। मतलब उनके पास बैठकर लंबी योजनाएं बनाने का समय नहीं था। बिल्कुल नहीं। उनका पूरा फोकस बस आज के दिन कंपनी को जिंदा रखने पर था। और यही रोज की सर्वाइवल की लड़ाई उस ब्रांड की नींव को इस्पात की तरह मजबूत बना रही थी। लेकिन सवाल ये है कि कर्ज में डूबे इस जहाज पर भला कोई क्यों सवार होना चाहेगा? हाँ, ये सोचने वाली बात है। और यहीं से कहानी उस अजीबोगरीब टीम की ओर मुड़ती है जिसने इस डूबते जहाज को बचाया। फिल ने अपनी टीम में जिन लोगों को शामिल किया ना, उन्हें वो शू डॉग्स कहते थे। शू डॉग्स? हाँ, ये वो लोग थे जो जूतों के पीछे दीवाने थे, लेकिन बाहरी दुनिया के नजरिए से ये लोग लगभग आउटकास्ट या समाज से अलग थलग माने जाते थे। मतलब वो टिपिकल कॉर्पोरेट वाले लोग नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। इनमें कोई भी महंगे सूट बूट पहने वाला MBA प्रोफेशनल नहीं था। ये टीम ना मुझे किसी हॉलीवुड की हाइस्ट मूवी की याद दिलाती है, जहां टीम का हर सदस्य थोड़ा सनकी होता है, समाज में फिट नहीं बैठता, लेकिन अपने काम में उस्ताद होता है। हाँ, वो ओशंस 11 टाइप की वाइब। बिल्कुल वही। तो मैं ये सोच रहा था कि एक ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए क्या पॉलिश किए हुए कॉर्पोरेट लोगों की जरूरत नहीं होती? इन आउटकास्ट्स में ऐसा क्या था जो किसी टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट में नहीं मिलता? कॉर्पोरेट दुनिया डिग्रियों को पूजती है, ये बात सच है। लेकिन जब कोई कंपनी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हो तो वहां डिग्रियां काम नहीं आती। तो वहां क्या काम आता है? वहां जुनून काम आता है। इन शू डॉग्स के पास कोई कॉर्पोरेट चालाकी या राजनीति नहीं थी। उनके पास जूतों के लिए एक ऐसा शुद्ध पागलपन था जिसे किसी बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाया जा सकता। हाँ। एक बड़ा विजन तभी जमीन पर उतरता है जब टीम उस सपने को अपना सपना बना ले। ऐसे लोग जिन्हें समाज अक्सर आउटकास्ट मान लेता है, उनके अंदर ना खुद को साबित करने की एक ऐसी भयानक भूख होती है जो सुरक्षित भविष्य चाहने वाले किसी आम इंसान में नहीं पाई जाती। मतलब उन्हें कुछ साबित करना था दुनिया को। बिल्कुल। ब्लू रिबन स्पोर्ट्स को उस वक्त सुरक्षित खेलने वाले कर्मचारियों की नहीं, बल्कि ऐसे योद्धाओं की जरूरत थी जो जूतों से प्यार करते हों। और इसी ओनरशिप या खुद को कंपनी का मालिक समझने की भावना से एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट जुड़ा हुआ है। कंपनी के पहले फुल टाइम कर्मचारी थे जेफ जॉनसन। हाँ, जेफ जॉनसन। जब कंपनी को एक नए नाम की जरूरत पड़ी तो तैयार हो जाइए एक बहुत बड़े झटके के लिए। नाइकी नाम फिल नाइट ने नहीं सोचा था। सच में? हाँ, बल्कि फिल नाइट को ये नाम नफरत की हद तक नापसंद था। अरे बाप रे। फिल अपनी इस कंपनी का नाम डायमेंशन 6 रखना चाहते थे। डायमेंशन 6
ये तो किसी साइफाई फिल्म का नाम लग रहा है। बिल्कुल। लेकिन जेफ जॉनसन ने ये नाम सुझाया, जो ग्रीक जीत की देवी का नाम था, नाइकी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड का मालिक खुद अपने ब्रांड का नाम नहीं तय करता, बल्कि अपने कर्मचारी की बात मानता है। ये घटना दिखाती है कि जब कोई लीडर अपनी टीम पर भरोसा करता है तो क्या चमत्कार हो सकता है। जेफ जॉनसन का वो नाम सुझाना और फिल का उसे स्वीकार कर लेना ये साबित करता है कि वे केवल एक कंपनी नहीं चला रहे थे, वे एक समुदाय बना रहे थे। एक कम्युनिटी बन रही थी। हाँ, जब कोई कर्मचारी कंपनी का नाम तय करता है तो वो सिर्फ वेतन के लिए काम नहीं करता, वो उस ब्रांड की आत्मा का हिस्सा बन जाता है। डायमेंशन 6 एक बहुत ही तकनीकी और ठंडा सा नाम था। हाँ, कोई इमोशन नहीं है उसमें। बिल्कुल, जबकि नाइकी में जीत का एहसास था। एक आउटकास्ट कर्मचारी की उस सहज बुद्धि ने लिटरली इतिहास रच दिया। जुनून, ओनरशिप और एक बेहतरीन नाम। मेरा मतलब है ये सब तो ठीक है, लेकिन मुकाबला तो उन जर्मन दिग्गजों एडिडास और प्यूमा से था जो बाजार पर राज कर रहे थे। वो तो मार्केट लीडर्स थे। हाँ, तो सिर्फ जुनून से बाजार तो नहीं जीता जा सकता। उन्हें एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो एथलीट्स की कोई असली समस्या सुलझाए। और यहीं पर सामने आता है नाइकी का सबसे बड़ा रिस्क और उनका सबसे बड़ा इनोवेशन। और ये इनोवेशन भी कोई आम इनोवेशन नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये इनोवेशन किसी अरबों डॉलर की रिसर्च लैब में नहीं हुआ था। ये घटना ना किसी को भी हैरत में डाल सकती है। नाइकी का मशहूर वॉफल सोल, जिसने खेल की दुनिया में क्रांति ला दी, वो उनके कोच बिल बोमन ने अपने घर के किचन में बनाया था, अपने वॉफल मेकर में रबर पिघलाकर। किचन में? हाँ, जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए कि नाश्ते के समय कोई वॉफल मेकर में रबर डाल रहा है ताकि जूतों का सोल बन सके। ये तो बहुत ही अजीब है। मैं तो यही सोच रहा था कि क्या इतने बड़े बाजार में टिकने के लिए एक किचन अप्लायंस से निकला आइडिया महज एक तुक्का था? ये सोल इतना खास क्यों था? इसे तुक्का समझना इनोवेशन की पूरी प्रक्रिया को नकारना होगा। अच्छा। इसके पीछे एक बहुत ही ठोस वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण था। उस समय ना एथलेटिक्स की दुनिया में एक बड़ा बदलाव हो रहा था। पुराने जमाने के रनिंग ट्रैक्स सिंडर या राख और मिट्टी से बनते थे, मिट्टी के ट्रैक्स, जिन पर दौड़ने के लिए जूतों में लंबे और नुकीले स्पाइक्स लगाए जाते थे ताकि ग्रिप मिल सके। लेकिन 1970 के दशक में हेवर्ड फील्ड जैसे स्टेडियम्स में नए सिंथेटिक ट्रैक्स बिछाए जाने लगे। तो सिंथेटिक ट्रैक से क्या दिक्कत थी? ये ट्रैक्स रबर जैसे होते थे। पुराने स्पाइक्स वाले जूते इन नए सिंथेटिक ट्रैक्स को फाड़ देते थे या फिर उनमें धंस जाते थे, जिससे एथलीट की स्पीड कम हो जाती थी। ओहो। बिल बोरमैन एक कोच थे, तो उनका पूरा ध्यान इस बात पर था कि एथलीट को नए ट्रैक पर ग्रिप भी मिले और ट्रैक को नुकसान भी न पहुंचे। तो वॉफल मेकर का आइडिया कैसे आया? जब सुबह नाश्ता करते हुए उन्होंने वॉफल मेकर के चौकोर और उभरे हुए खांचों को देखा तो उनके दिमाग में बत्ती जली। उन्होंने तुरंत भांप लिया कि वॉफल का ये पैटर्न सिंथेटिक ट्रैक पर बिना फंसे कमाल की ग्रिप देगा। अरे वाह, मतलब एक समस्या थी और उसका समाधान एक किचन अप्लायंस में मिल गया। ये डू इट योरसेल्फ या DIY इनोवेशन की चरम सीमा है। बिल्कुल, यही इस कहानी की असली ताकत है। असली इनोवेशन महंगे उपकरणों का मोहताज नहीं होता, ये समस्याओं को एक नए नजरिए से देखने की क्षमता है। अगर बोवरमैन ये सोचते कि लोग उनके इस घरेलू प्रयोग पर हंसेंगे तो शायद वॉफल सोल कभी बन ही नहीं पाता। लोग क्या कहेंगे ये नहीं सोचा उन्होंने। एग्जैक्टली। नाइकी ने हमेशा खुद को आरामदेह स्थिति से बाहर धकेला। वॉफल सोल की सफलता के बाद भी वे रुके नहीं। हाँ, उसके बाद एयर टेक्नोलॉजी आई थी। बिल्कुल, उन्होंने जूतों में हवा भरने वाली एयर टेक्नोलॉजी पर काम किया, जो उस समय के हिसाब से एक और पागलपन था। वे लगातार ऐसे रिस्क लेते रहे जो उन्हें रातों रात खत्म कर सकते थे। और यही बात इस कहानी के अगले हिस्से की ओर ले जाती है, फेल होने का डर। इतने बड़े रिस्क लेने का मतलब ही है कि असफलता हर वक्त दरवाजे पर खड़ी है। हाँ, डर तो हमेशा रहता है। फिल नाइट अपनी किताब में खुद मानते हैं कि वे एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार पूरी तरह से फेल होने और दिवालिया होने के बहुत करीब थे। सब कुछ दांव पर लगा था, लेकिन उन्होंने असफलता को लेकर अपना नजरिया बिल्कुल अलग रखा। उनका क्या मानना था? उनका स्पष्ट मानना था कि हारना बुरा है, लेकिन कोशिश न करना उससे भी बुरा है। बहुत गहरी बात है। और इस पूरी कहानी में जो बात सबसे ज्यादा झकझोरती है वो ये है कि ये सफलता कोई रातों रात मिला चमत्कार नहीं थी। इसके पीछे 20 साल का एक लंबा और थका देने वाला संघर्ष था। 20 साल? हाँ। अब जरा आज के स्टार्टअप कल्चर की तरफ देखते हैं।
आजकल में एक ऐसी दुनिया में है जहां कोई कंपनी शुरू करता है और उम्मीद करता है कि 2 साल के अंदर उसे लाखों की फंडिंग मिल जाए और वो यूनिकॉर्न बन जाए। हाँ, तुरंत ग्रोथ और तुरंत एग्जिट। बिल्कुल। तो मैं सोच रहा था कि क्या आज के इस इंस्टेंट सक्सेस वाले दौर में 20 साल तक आंसू और पसीना बहाने वाला नाइकी का ये मॉडल कोई मायने रखता है? ये आज के दौर का सबसे प्रासंगिक सवाल है। ये सही है कि आज तकनीक तेज है, कोई भी प्रोडक्ट कुछ ही दिनों में लाखों लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन जिस धारणा को तोड़ने की जरूरत है वो ये है कि किसी भी चीज की आत्मा रातों रात नहीं बनती। आत्मा मतलब ब्रांड की कोर आइडेंटिटी? हाँ, एक यूनिकॉर्न का वैल्यूएशन शायद कागजों पर 2 साल में हासिल किया जा सकता है, लेकिन किसी ब्रांड का कैरेक्टर उन असफलताओं और संघर्षों के निशानों से ही बनता है। कैरेक्टर बनने में समय लगता है। जब कोई कंपनी 20 सालों तक बार बार गिरकर उठती है तो वो केवल जूते या कपड़े नहीं बेच रही होती, वो एक ऐसा विश्वास बेच रही होती है जिसे लोग अपने जीवन से जोड़ लेते हैं। लोग कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। जो इंसान या कंपनी असफलता से डरकर हमेशा सुरक्षित खेल खेलती है वो कभी इतिहास नहीं रच सकती। आज के दौर में जो लोग जल्दी सफलता के पीछे भागते हैं वो अक्सर बाजार की पहली बड़ी चुनौती आते ही बिखर जाते हैं। हाँ, एक झटके में सब खत्म हो जाता है। लेकिन जो असफलता को गले लगाते हैं और उससे सीखते हुए टिके रहते हैं वे एक ऐसा साम्राज्य बनाते हैं जो दशकों तक खड़ा रहता है। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये साफ है कि नाइकी को केवल एक स्पोर्ट्स ब्रांड समझना बहुत बड़ी भूल होगी। बिल्कुल, ये सिर्फ जूतों की बात नहीं है। ये कहानी शुरू होती है एक $50 के उधार से जिसे चुकाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये जापानी कैमरों से मिली उस प्रेरणा का परिणाम है जिसने क्रॉस इंडस्ट्री पैटर्न रिकॉग्निशन के जरिए एक नई सोच को जन्म दिया। और वो सर्वाइवल की लड़ाई। हाँ, ये दिवालिया होने के रोजमर्रा के संघर्ष और फ्लोट पर जिंदा रहने की कहानी है। ये शू डॉग्स कहलाने वाले उन सनकी लेकिन जुनूनी लोगों की टीम की कहानी है जिन्हें दुनिया ने नकार दिया था। और किचन में पिघलता हुआ रबर। एग्जैक्टली। एक बर्बाद हुए घरेलू वॉफल मेकर और 20 साल के उस कभी ना हार मानने वाले जज्बे का जीता जागता सबूत है। इस कहानी के हर पन्ने पर एक ही बात छुपी है कि जब परिस्थितियां पूरी तरह से विपरीत हों, जब कोई साथ ना दे रहा हो, तब भी एक मजबूत विचार और उस पर अटूट विश्वास किसी भी तूफान से बाहर निकाल सकता है। एकदम सही बात है। ये कहानी ना उन सभी धारणाओं को सिरे से खारिज कर देती है जो ये सिखाती हैं कि शुरुआत करने के लिए सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। असली दुनिया में कभी कुछ परफेक्ट नहीं होता। कभी नहीं। जो भी साधन हाथ में हो उन्हीं से शुरुआत करनी होती है और रास्ते में मिलने वाली हर चुनौती को रुकने का बहाना नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक नया रास्ता मानना होता है। और इसी के साथ हम आज की इस चर्चा के अंतिम मोड़ पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले इस पूरी कहानी से निकला एक ऐसा विचार है जो किसी की भी सोच को बदल सकता है। वो क्या है? सोचने वाली बात है कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक की सफलता उन लोगों के हाथों रची गई जिन्हें दुनिया ने आउटकास्ट मान लिया था, जो अपने जुनून में कुछ ज्यादा ही पागल थे। सही कहा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी इंसान के अंदर कोई ऐसा अजीब सा पागलपन हो, कोई ऐसा शौक या विचार हो जिसे आज समाज या आसपास के लोग सरासर बेवकूफी समझते हो? और असल में वही उसका सबसे बड़ा और अनदेखा सुपर पावर हो। बिल्कुल। शायद वो क्रेजी आइडिया सिर्फ ख्यालों में रहने के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलने का इंतजार कर रहा हो। तो अगर कोई ऐसा विचार है जो रातों की नींद उड़ा देता है तो ज्यादा सोचना छोड़िए, बस उस पर काम शुरू कर दीजिए। जस्ट डू इट।